तो कर्नाटक में अब येदियुरप्पा राज है। येदियुरप्पा ने तीसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें सीएम पद की शपथ ले रहे हैं येदियुरप्पा। आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। उसके बाद शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए। हालांकि मुश्किलें लगातार हैं क्योंकि बहुमत को चुनौती दी गई है और सर्वोच्च अदालत ने लिस्ट मांगी है, लेकिन जोश यहां पर दिख रहा है। किस तरीके से समर्थकों में घर के बाहर भी जमावड़ा दिखा और राजभवन में भी तमाम बड़े नेताओं से मिलते दिखे येदियुरप्पा और शुभकामनाओं का दौर चलता रहा। तो आप क्या कुछ करेंगे येदियुरप्पा, ये हम आपको दिखा देते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में विधायकों की लिस्ट सौंपनी होगी जिसमें साबित करना होगा कि किस तरीके से बहुमत उनके साथ है। राज्यपाल को दी गई चिट्ठी को कोर्ट में सौंपना होगा। येदियुरप्पा को अदालत में मामला चल रहा है जादुई आंकड़े के दावे की, ताकि तस्दीक हो, ये साफ हो सके कि बीजेपी के पास बहुमत है। और कल सुबह 10:30 बजे इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जो कल रात 2 बजे शुरू हुई थी और आज सुबह 5 बजे, जिसको लेकर सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया था। और सीधा रुख करेंगे तरुण चुग साहब। जो सवाल बीच में कहीं रह गया था वो ये कि सिर्फ मुख्यमंत्री पद की ही शपथ क्यों, मंत्रियों को शपथ क्यों नहीं? क्या संदेश देना चाह रही है बीजेपी तमाम विधायकों को? ऐसा है कि हमने कोई संदेश देने की बात नहीं है, ये एक आम प्रक्रिया है। हम एक बार फ्लोर टेस्ट पास कर जाएं, फिर पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। नहीं, ये आम प्रक्रिया नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता चुग साहब। और जिसका हमें पूरा विश्वास है, ऐसा है कि हर बार ऐसी परिस्थितियां भी नहीं होती। ऐसी परिस्थितियां हैं, इसलिए हमने फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद ही। नहीं, ये कैसी परिस्थितियां हैं आपके हिसाब से? एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि आप बहुमत जुटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि परिस्थितियां सामान्य नहीं है। ये विरोधाभास आपकी बात में भी क्यों? आपको भी लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गलत है? अगर हमने मैं भाई साहब, ये कोई गड़बड़ नहीं है। अगर हम अभी पूरे मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेते तो भी कांग्रेस के लोग कहते, जनता दल एस के लोग कहते कि देखिए इतना बड़ा मंत्रिमंडल बना लिया है। आपको क्या डर सता रहा है? इसको आप अन्यथा मत लीजिए। नहीं, अन्यथा नहीं ले रहे, स्वाभाविक प्रक्रिया, ये फैसला आपका है, लेकिन आपको कांग्रेस का डर क्यों, आपको जेडीएस का डर क्यों? डर नहीं सता रहा, अन्यथा ले रहे हैं। ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क नहीं है। नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन ये सामान्य भी नहीं है भारतीय राजनीति में। ले सकता है, अपने साथ कुछ लोगों को भी ले सकता है। एक गिनती नहीं, ये सामान्य है। जब आपको लग रहा है कि आपको 15 दिन के अंदर दोबारा अपने साथियों को लाना है तो क्या दिक्कत है, आएंगे ना सभी। चलिए, मीम अफजल साहब, तरुण चुग साहब कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, जो चल रहा है नियम के अनुसार, संविधान का हवाला भी दे रहे हैं। लेकिन एक चीज आप बताइएगा, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर, अगर राज्य खंडित जनादेश देता है तो क्या वाकई सत्ता के गठन में नैतिकता की उम्मीद की जानी चाहिए? देखिए, इतनी नैतिकता की तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर क्लियर कट कोई पार्टी मेजॉरिटी बना रही है और पोस्ट जो कोलिशन है उसका खाका बिल्कुल साफ है, और दूसरी तरफ एक पार्टी है जिसके पास किसी भी तरह का कोई नंबर नहीं, नॉट इवन सिंगल, तो इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि उसको मान लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अभी एक बड़े लीडर कह रहे थे कांग्रेस को मैंडेट नहीं मिला। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यह है कि तीनों में से किसी को मैंडेट नहीं मिला है और तीनों की पोजीशन बराबर है। कोई भी पार्टी दूसरे के साथ मिलकर सरकार बनाए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनली करना ही चाहिए। सबसे बड़ा दल कौन सा है? दूसरी तरफ मैं पूछता हूं कि अगर ये सिचुएशन दूसरी तरफ होती, यानी अगर भारतीय ये काम गोवा में तीनों में सबसे बड़ा दल कौन सा है? आपने ये सवाल नॉर्थ ईस्ट की 3 स्टेट्स के अंदर तीनों सरकारों के, अरे सबसे बड़ा दल तो हमारा था। आपकी वहां पर मेघालय के अंदर सिर्फ 2 सीटें आई थी और आपने सरकार बना ली थी। आप क्या बात कर रहे हो? गोवा के अंदर आपके कितने मेंबर आए थे और हमारे कितने मेंबर आए थे? आपसे कहीं बहुत ज्यादा थे। आपने सरकार बनाई नहीं बनाई आपने? मणिपुर में बनाई नहीं बनाई आपने? अरुणाचल में बनाई या नहीं बनाई? एक वाक्य याद कराता हूं, 1999 में, और मैं उसी गोवा के कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला आपको पढ़कर सुना देता हूं। राजीव गांधी जी को 197 सीटें थी, निमंत्रण दिया था। अरे वेंकटरमन जी की बात कर रहे हो, मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी पढ़कर सुनाता हूं आपको। आप बताइए, 20 सरकारें आपने कत्ल की हैं इस देश के अंदर।
तो आप चुग साहब आपने चुनी हुई सरकारों का कत्ल किया है। लगभग 20 से ज्यादा सरकारें, प्रदेशों की सरकारें, अरे आप तो रोज कत्ल कर रहे हो, मध्य में ही तोड़ दी। आपके लोग तो और चुनी हुई सरकारों को भी कत्ल कर रहे हैं। मैं आपको भजन लाल जी का 1982 का हरियाणा का उदाहरण बता सकता हूं। 1982 के अंदर हरियाणा में लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, 37 सीटें। आपकी पार्टी के पास 35 सीटें थी। आपकी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और तब के राज्यपाल तापसे जी ने अपने घर मीम अफजल साहब पर बुलाए हुए विधायकों को वहां से भगा दिया था। मीम अफजल साहब आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आप नैतिकता की बात कर रहे हैं। सिर्फ भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, इंदिरा गांधी जी को खुश करने के लिए क्या इस देश में हुआ है? मध्यकालीन मीम अफजल तोड़ी गई। जब कर्नाटक जैसे राज्य उभरेंगे तब अतीत की बात भी जरूर होगी। बहुत संक्षेप। कोई कोर्ट गया था? कोई कोर्ट गया था? अतीत की बात जब हम करते हैं, अरे तो भाई साहब, कोर्ट जाने का आपने रास्ता ही दिया था। ये तो यही सुप्रीम कोर्ट है जिसके खिलाफ आप महाभियोग की बात कर रहे थे। तैयार होंगे? कल तक आप कह रहे थे महाभियोग चलाना चाहिए, और आज वही कोर्ट आपको के खिलाफ 2 बजे दरवाजे खोल के सुन रहा है। ये वही कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ महाभियोग विषयांतर नहीं होते हैं। चुग साहब विषयांतर नहीं होते हैं। गिरजा शंकर जी भी कहां विश्वास है? गिरजा शंकर जी, आप सुप्रीम चुग साहब मैं आऊंगा आपके पास। गिरजा शंकर जी, इस बीच में जेडीएस की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? कुमारस्वामी साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने पिता को नाराज नहीं करना चाहते थे। अब सत्ता से अगर कहीं दूर जेडीएस होती है तो जेडीएस के परिवार में क्या कुछ चल रहा होगा? नहीं, ये तो चुनाव के पहले से ही जो इस तरह की जो इनका जो असहमति या विवाद है वो सार्वजनिक हो चुका था। ये बहुत स्पष्ट था कि जो कुमारस्वामी हैं उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है और देवेगौड़ा का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। और पहले भी उन्होंने कहा, जब देवेगौड़ा ने ये धमकी दी कि यदि वो हमारा कहना नहीं मानते हो तो हम उनको डिसोन कर देंगे, और उसके बाद ये पिता पुत्र का जो कुछ सहमति जो है उसके बाद हुई है। और हमेशा इस बात का गुंजाइश राजनीतिक दलों में बनी रहती है, खासकर उन दलों में जहां पर बहुत डेमोक्रेटिक बेस नहीं है, वहां पर व्यक्तिवादी तरीके से फैसले लेने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो आने वाले समय में जो कल के कोर्ट के फैसले के बाद आप देखेंगे कि राजनीतिक रूप से कई तरह के बदलाव की संभावना अभी भी बनी हुई है। जहां तक खंडित जनादेश के समय क्या हो, इसको लेकर दोनों दलों के नेताओं ने, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने अपनी बात को न रखते हुए दूसरों पर आरोप लगाते हुए आज़ादी के बाद से दोनों दलों ने किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की है, किस तरह से सरकारें बनाने में जिन तमाम हथकंडों का उपयोग किया है, उन्होंने अपने अपने बखान कर दिए। यहाँ पर मैं अमित शाह जी का एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मणिपुर की सरकार बनाने को लेकर जो सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास भी बहुमत नहीं था और यदि वो बनाते तो वो भी गलत करते। यानी कि मतलब ये है कि दोनों ही दल इस तरह सरकार बनाने के लिए उन तमाम उपायों का सहारा लेते हैं। अब प्रश्न ये है कि उनके इस तरह के उपायों को राज्यपाल की ओर से वैधता कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, ये उस पर है। बिल्कुल, लेकिन तमाम जो उनके जो उपाय हैं, शंकर जी, यहाँ पर थोड़ा अंतर भी है राजनीति में जी। ये जो फ्लोर टेस्ट के लिए टाइम देने की जो परंपरा है वो गलत है। ठीक है, वो 15 दिन की जो परंपरा है वो गलत है। लेकिन गिरिजा शंकर जी, बीजेपी यहां पर कह रही है कि आप हमसे मणिपुर को लेकर सवाल मत करो, बिहार को लेकर सवाल मत करो, गोवा को लेकर सवाल मत करो, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप बूटा सिंह का जिक्र मत करो, हंसराज भारद्वाज का जिक्र मत करो, रोमेश भंडारी का जिक्र मत करो। क्या यह संभव है? क्या आपको लगता है कि राज्यपाल की भूमिका को लेकर दोनों ही दल लगभग एक जगह खड़े? देखिए, राज्यपाल की नियुक्तियों की जो प्रक्रिया है वो आज़ादी के बाद से क्या रही है आप देखिए। दलगत राजनीति के आधार पर राज्यपालों की नियुक्तियां होती हैं और उसके बाद संविधान सम्मत जो व्यवस्था है कि राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग करेंगे, तो उनका विवेक कितना पक्षपात निष्पक्ष होगा या कितना पूर्वाग्रह रहित होगा, ये हम समझ सकते हैं। यदि दलगत राजनीति के आधार पर गवर्नर अपॉइंट होंगे तो जाहिर है उनका कहीं न कहीं झुकाव अपने दलों की ओर होगा। और इसीलिए चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब राज्यपाल की भूमिका का प्रश्न आता है तो कहीं न कहीं वो राजनीति जो है वो हमको देखने को मिलती है। बेहतर ये होना चाहिए कि ये जो विवेक का जो प्रश्न है, जो विवेक का जो प्रावधान है,
उसको डिफाइन करने की जरूरत है। एक नंबर 2, जो फ्लोर टेस्ट के लिए टाइम देने का प्रश्न है, इसका तर्क मैं समझ नहीं पाया अब तक। यदि जो पार्टी दावा कर रही सरकार बनाने का और उसके पास बहुमत है, तो फिर उसको बहुमत जुटाने के लिए वक्त देने की जरूरत क्यों है? होना ये चाहिए कि फ्लोर टेस्ट पहले हो, फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित करें, उसके बाद मुख्यमंत्री या मंत्री का शपथ ग्रहण हो। मैं आऊंगा गिरिजा शंकर जी आपके पास भी, लेकिन एक सवाल श्रीनिवासन सर, जेडीएस के खेमे में इस वक्त किस तरीके के घटनाक्रम होंगे? क्योंकि लगातार पारिवारिक कलह की खबरें आ रही थी और कुमारस्वामी का जो बयान आया जिसमें वो कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ में सिर्फ अपने पिता की इच्छा की वजह से खड़ा था, यानी झुकाव बीजेपी की तरफ था। देखिए, ये इन बातों का मुझे नहीं लग रहा है कि अभी क्या महत्व है। कहीं जेडीएस को पछतावा हो रहा होगा, अगर सत्ता हाथ से जाती है तो बेहतर ये होता कि वो बीजेपी के साथ खड़ी होती। हाँ, नहीं, देखिए फिर ये बात ये भी आती है कि क्या बीजेपी तैयार था, किस तरह के बातचीत हुई है। तारीफों का सिलसिला तो चल रहा था, एक तरफ से, दोनों तरफ से चल रहा था, मगर उन्होंने कांग्रेस ने तुरंत, हुआ यह है कि चुनाव के बाद कांग्रेस तुरंत पहुंची, उन्होंने न केवल समर्थन दिया, उन्होंने, देखिए इसको दूसरे एक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, 2019 का चुनाव भी देखना चाहिए। बिल्कुल, इसमें ये भी देखेगी जो देवेगौड़ा साहब हैं, उनका एक नेशनल पॉलिटिक्स में वो अपना एक वो वर्चस्व करना चाहते हैं। उनको शायद ये दिख रहा हो कि यदि कांग्रेस के साथ जाते हैं तो शायद ज़्यादा फ़ायदा हो। ये भी ये कैलकुलेशन भी हो सकते हैं हुए हों, देयरफॉर उन्होंने ये डिसीजन लिया हो। बद्रीनाथ सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि जो पहले लास्ट टाइम जब येदियुरप्पा के साथ जो कुमारस्वामी जी का जो गठबंधन हुआ और उसमें जो टिक नहीं पाया सरकार, जॉइंट वेंचर जो सरकार था, दोनों का मिली जुली सरकार था, जेडी और बीजेपी का, वो ज़्यादा दिन टिका नहीं है, क्योंकि जनता दल ने अचानक फैसला किया कि सरकार से सपोर्ट वापस करें। उनको लग रहा है कि एक बीजेपी का भी ये शंक हो सकता है कि भाई ये वर्कआउट करेगा, नहीं कर पाएंगे, क्या सीन है ना। लास्ट मिनट तक आपको लग रहा था कि 120 सीट तक जाएगा बीजेपी, तो ऐसे लेकिन आगे जरूरत ही नहीं है। इस तरीके के सवाल बीजेपी के जहन में भी थे, लेकिन जो कुछ कर्नाटक में चल रहा है इसका राष्ट्रीय राजनीति में क्या कुछ मतलब होगा समझना ये भी बेहद जरूरी है। शुरुआत हो चुकी है, कर्नाटक में तीसरे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है येदियुरप्पा ने। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है येदियुरप्पा ने। सरकार बनाने का न्योता राज्यपाल ने येदियुरप्पा को सौंपा था और अब से कुछ देर पहले 9 बजे राजभवन पहुंचे येदियुरप्पा। तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच में शपथ ली मुख्यमंत्री पद की। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। शपथ ग्रहण समारोह की किस तरीके से ढोल नगाड़े बजकर स्वागत हुआ, येदियुरप्पा का शुभकामनाएं दी गई और तमाम बड़े नेता मौजूद रहे शुभकामना देने के लिए। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार को आप देख रहे हैं, कर्नाटक के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मौजूद रहे इस मौके पर। और ठीक 9 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली बीएस येदियुरप्पा ने। तो अलग अलग तस्वीरें लगातार आ रही हैं ताजपोशी समारोह की, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 9 बजे अब से कुछ देर पहले बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, लेकिन चुनौतियां यहां खत्म होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि कल सुबह 10:30 बजे सर्वोच्च अदालत में लिस्ट सौंपनी होगी बहुमत की। लेकिन कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगले 5 साल अब कर्नाटक बीजेपी की सत्ता है, यानी 5 साल बाद कर्नाटक में फिर अगले 5 साल के लिए बीजेपी की वापसी हो रही है। कार्यकर्ताओं का जोश कुछ यही बता रहा है। चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों का। मीम अफजल साहब, जो कुछ कर्नाटक में घट रहा है, क्या आपको लगता है कि इसका कुछ असर आने वाले 3 विधानसभा चुनावों में भी पड़ेगा, खासकर कार्यकर्ताओं के मनोबल के स्तर पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, हर चुनाव की अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, स्टेट्स के इश्यूज़ अलग होते हैं, लीडरशिप का भी सवाल होता है और वहाँ कैसे लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, और वहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं, किस तरह का माहौल है, इस पर बहुत डिपेंड करता है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इनको जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा। कल से मैं ये बात सुन रहा हूँ, बल्कि काफ़ी दिनों से ये बात सुन रहा हूँ कि कर्नाटक इलेक्शन का आने वाले 3 चुनाव के ऊपर इसका असर पड़ेगा, जो 19 से पहले होने वाले हैं। जी, मेरा ऐसा मानना है, और आज से नहीं कि मैं आज कह रहा हूँ ये बात, कि रिजल्ट आने के बाद कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था कि ये कहना ज़्यादा उचित नहीं है,
चूंकि हर स्टेट की परिस्थितियां अलग होती हैं और उसके बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मीम अफजल साहब, लेकिन कार्यकर्ताओं के मनोबल पर तो असर पड़ता होगा की बात की, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर तो असर पड़ता होगा मीम अफजल साहब कि देखिए साहब 2014 के बाद 15 राज्य हम गवा चुके हैं, एक के बाद एक सत्ता जा रही है कांग्रेस की, कर्नाटक भी चला गया। देखिए मनोबल की जहाँ तक बात है, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि कार्यकर्ताओं के मनोबल के ऊपर उठने से खुद लीडरशिप पर भी असर पड़ता है। ये रेसिप्रोकल है, इसमें लीडरशिप का भी रोल होता है, कार्यकर्ताओं का भी बड़ा रोल होता है। इसलिए इसको सिर्फ एकतरफा तौर पर देखना ठीक नहीं होगा। मैं सिर्फ एक तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, चूँकि आपने अभी दिखाया कि बड़ा उत्साह नज़र आ रहा है जी। कल 11:30 बजे की कुछ तस्वीरें अखबारों में आई थी और उसमें लग रहा था, जब टीवी चैनल्स पर देख रहे थे तो बड़ा उत्साह था, पटाखे चल रहे थे, मिठाइयाँ बट रही थी, बड़े बड़े लीडर मिठाई खिला रहे थे और 4:30 बजे सन्नाटा था। तो जो आज आपको उत्साह थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, हालांकि ये उत्साह है नहीं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि दिल से भारतीय जनता पार्टी इस सारे वाक़े को ठीक नहीं समझ रही और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री अमित शाह साहब नहीं आए। एक बात कही यहाँ पर कि उनका आज कोई बड़ा प्रोग्राम था। आप मुझे बताइए कि येदियुरप्पा तो दिल्ली के लिए चलने वाले थे, उनकी फ़्लाइट भी बुक थी और वो तो प्रधानमंत्री को और अमित शाह जी को इनवाइट करने के लिए आने वाले थे, तो उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो नहीं आ पाएंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सब कहने की बातें हैं। खुद प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ये मान रहे हैं कि उन्होंने गलत काम किया है और कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला जो आ सकता है, जो आज आपको उत्साह दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है कल जो उत्साह जो है मायूसी में बदलता हुआ दिखाई दे आप। लेकिन यहाँ पर थोड़ा विरोधाभास, मीम अफजल साहब जो आप कह रहे हैं, कोर्ट ये फैसला करेगा। मीम अफजल साहब जो आप कह रहे हैं, आपकी बातों में थोड़ा सा विरोधाभास नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि कल 10:30 बजे तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी और तब तक साथ में आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जोड़ तोड़ की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। देखिए जोड़ तोड़ की कोशिश जारी है, मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ। अभी हमारे अशोक गहलोत जी ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात बताई है और मुझे खुद भी जानकारी है। मेरे पास अभी एक मैसेज कर्नाटक से आया है, एक एमएलए को ज़बरदस्त तरीके से डराया धमकाने की कोशिश की जा रही है। वो पहले भारतीय जनता पार्टी में था, उसके बाद आया और उसको टिकट इधर से मिला और वो जीत गया है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये धमकियाँ आज भी चल रही हैं। और जब कल का मामला है जो मैं कह रहा हूँ, वो मैं ये दावा नहीं कर रहा, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं और वो ये कि कांग्रेस के विधायकों को धमकाया जा रहा है संदेश देकर।